स्टूडेंट्स, बहुत सारे एनालिसिस पावर बीआई में हमें ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें हमें एनालिसिस करते करते कुछ एडिशनल वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एडिशनल ऐसे मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है जो एक्चुअल एनालिसिस का पार्ट नहीं होते। एक मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब बचपन में हम होमवर्क करते थे तो होमवर्क के साथ हम एक रफ अमल की शीट अलहदा से बनाते थे जिसमें हम वो काम करते थे जो हमें एक्चुअली में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हम होमवर्क उन रफ अमल के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम पावर बीआई में कोई एनालिसिस कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे वेरिएबल हमें डेवलप करने पड़ते हैं जो एक्चुअल एनालिसिस का पार्ट नहीं होते, लेकिन उनके बगैर एनालिसिस मुकम्मल भी नहीं हो पाता। उनको हम पावर बीआई की लैंग्वेज में मेजर्स कहते हैं। इस सेशन में हम फोकस करेंगे कि हम पावर बीआई को यूज़ करते हुए वो मेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे ये मेजर्स हमारे मेन एनालिसिस में पार्ट प्ले करते हैं और कैसे पावर बीआई उनको हाइड करती है और उनको यूज़ करती है। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम वो मेजर्स कैसे डेवलप करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पावर बीआई का डेस्कटॉप मौजूद है और मैंने पहले से ही दो डेटाबेस फाइल इसमें ऑन की हुई हैं। एक फ़ाइल जो है वो कस्टमर डीबेस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉलम मौजूद हैं। 133 टोटल वेरिएबल के ऊपर ये फ़ाइल डिपेंड कर रही है। दूसरी फ़ाइल एम्प्लॉई डेटा की है, इसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बहुत कम हैं और अगर मैं इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप को देखूं तो ये आपस में कोई वेरिएबल भी कॉमन नहीं है। एटलीस्ट पावर बीआई ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये इन दोनों में कोई वेरिएबल कॉमन है, लिहाजा इनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इनके एनालिसिस में कुछ मेजर्स को डेवलप करेंगे। मेजर्स जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कुछ रफ अमल के वेरिएबल्स होते हैं जिनका हमारे एक्चुअल एनालिसिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो रन टाइम के ऊपर डेवलप होते हैं और उनका रोल रन टाइम के ऊपर ही होता है अनलेस कि हम उनको डिफरेंट तरीके से सेव ना करें। तो यहाँ पे मैं प्राइमरी पर्पस, क्योंकि इस सेशन का मेजर्स को डेवलप करना है, तो पावर बीआई में दो तरीके हमें ऑफ़र करते हैं। एक, हमें हेल्प के लिए क्विक मेजर्स के नाम की हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। जो ही हम इस क्विक मेजर को क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आपके सामने ऑन होती है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है याद रखने की कि ये जो मेजर्स हम डेवलप करेंगे ये किसी ना किसी डेटाबेस का हिस्सा बनेंगे। या तो इस वक्त मेरे पास दो डेटाबेसेस ओपन है, या तो कस्टमर डीबेस का हिस्सा बनेंगे या एम्प्लॉयज़ फाइल्स का या एम्प्लॉयज़ डेटा का हिस्सा बनेंगे। हमें कैसे पता चलेगा ये किस फाइल का हिस्सा बन रहे हैं? तो जिस फाइल का हमें इसको हिस्सा बनाना है उस फाइल को हम हाईलाइट कर देते हैं कि अब यहाँ पे जितने भी मेजर्स हम डेवलप करेंगे वो कस्टमर डीबेस के ऊपर बनेंगे। सिमिलरली जब मैं इसको एम्प्लॉयज़ डेटा को क्लिक करता हूं तो अब जो भी नया मेजर डेवलप होगा वो ऑटोमेटिकली इस एम्प्लॉयज़ डेटा का हिस्सा बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ डेटा ऑन है, मैं यहाँ पे क्विक मेजर को क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास एक ऑप्शन आती है। सबसे पहले तो हमने देखना है, जिस तरह अभी पहले मैंने बताया कि ये एक वेरिएबल होगा, इसके नाम का कोई कॉलम डेवलप नहीं होगा, लेकिन ये उस टोटल डेटाबेस का हिस्सा बन जाएगा और जो ही हम इसको क्लिक करेंगे ये उसी वक्त रन होगा और जो मतलूबा इसका रिज़ल्ट है वो हमारे सामने आ जाएगा। और जो ही हम इसको ऑफ़ करेंगे, यानी जिस वक्त हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो ये पावर बीआई की मेमोरी को यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ पे हम इसको क्लिक किया, ये कुछ ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है पावर बीआई और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये काफ़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट है ऑप्शंस की। प्रिटी मच हमें इनके अलावा किसी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस कि हम कोई कंडीशनल वैल्यू के ऊपर मेजर डेवलप ना करना चाहें। स्टेट जो अनकंडीशनल मेजर्स होते हैं वो इन सारी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। मैं मिसाल के तौर के ऊपर एवरेज पर कैटेगरी को क्लिक करता हूँ, पहली ऑप्शन है यहाँ पे। जो ही मैंने एवरेज पर कैटेगरी क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ये दो ऑप्शन आएंगी जिनको मुझे
फिल करना है। क्योंकि मेरे पास इस वक्त 2 डेटा फाइल्स हैं, तो मैं दोनों डेटा फाइल्स में से किसी भी वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि जब ये मैयर्स बनेगा तो ये एम्प्लॉयज़ डेटा का हिस्सा बनेगा, ये कस्टमर डीबेस का हिस्सा नहीं बन सकता। वेरिएबल भले हम कस्टमर डीबेस में से यूज़ करें, लेकिन ये प्रोप्राइटरी जो हकूक़ हैं वो एम्प्लॉयज़ डेटा के पास होंगे, वो इसको यूज़ कर सकता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ डेटा में एक सैलरी के नाम का वेरिएबल है। इस सैलरी के नाम के वेरिएबल को अगर मैं बेस वैल्यू या कैटेगरी किसी एक में क्लिक करना चाहूँ, तो मैं इस माउस का राइट क्लिक करूँगा और जो ही राइट क्लिक किया तो ये ऐड टू, और उसके बाद 2 ऑप्शन आएंगी। ये 2 ऑप्शन कौन सी हैं? ये एक बेस वैल्यू है, यानी जो यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, और दूसरी कैटेगरी है। मैं इसको बेस वैल्यू के तौर के ऊपर, यानी इसी के ऊपर सारी कैलकुलेशन करनी है। जो ही मैंने यहाँ पे लिखा, ये उसने सम ऑफ सैलरी क्लिक कर दिया। अब ये सम किसका करेगा? कंप्लीट डेटाबेस में जहाँ पे वो वैल्यू मौजूद है, उस वैल्यू से ऑनवर्ड ये सारी वैल्यूज़ को सम कर लेगा। सिमिलरली जिन कैटेगरीज़ के ऊपर मैंने इसकी एवरेज लेनी है, क्योंकि मैंने जब ये कैलकुलेशन स्टार्ट की थी तो मैंने इसको लिखा था एवरेज पर कैटेगरी। तो एवरेज पर कैटेगरी को जब हमने क्लिक करा तो किस कैटेगरी के ऊपर सम ऑफ सैलरी को या सैलरी को ये एवरेज करेगा। उसके लिए मैं लेट्स से जेंडर को क्लिक करता हूँ। उसी तरीके से मैं राइट क्लिक करूँगा माउस का और मुझे वो 2 ऑप्शन देगा, बेस वैल्यू और कैटेगरी। बेस वैल्यू मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ और कैटेगरी के ऊपर इसको क्लिक कर दिया। जो ही ये दोनों वैल्यूज़ प्लग इन हो गई, ये मेरे पास ओके का बटन हाईलाइटेड हो जाएगा। इसको क्लिक करूँगा और डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर, ये आपके सामने एक नया वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस वेरिएबल का आप आइकॉन देखें तो इसका आइकन थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर आइकॉन्स। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर इस वेरिएबल के अगेंस्ट मेरे पास डेटाबेस में कोई कॉलम मौजूद नहीं है। जब कॉलम मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि इसकी अलहदा एंट्रीज़ को मैं देख नहीं सकता। ये मुझे खुद से अस्यूम करना पड़ेगा कि इसकी कौन सी एंट्रीज़ होंगी, और इसका फार्मूला जो है वो यहाँ पे मेरे सामने लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से जब मैं कोई और मैयर डिफ़ाइन करना चाहूँगा तो मैं इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए और मैयर भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अब एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। ये तो एग्ज़ाम्पल हमने डेवलप की थी कि मेरे पास जो क्विक मैयर के नाम की एक ऑप्शन मौजूद है पावर बीआई में। पावर बीआई के अपने हेल्प को यूज़ करते हुए एक मैयर हमने डेवलप किया था, उसको यूज़ करने की। अब हम एक मैयर खुद से बनाते हैं, यानी खुद से उसका फार्मूला लिखेंगे और फिर हम उसको यूज़ करना चाहेंगे। एक बात जो याद रखने वाली है, पहले भी आपको बताइए कि जब भी हम कोई मैयर डेवलप करना चाहेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मैयर किस डेटाबेस का हिस्सा बनेगा। जिस तरह इससे पहले जो वेरिएबल मैंने बनाया था वो एम्प्लॉय डेटा का हिस्सा था, और वो कैसे बन गया था? क्योंकि मैंने उसको सेलेक्ट किया हुआ था। इसी तरीके से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्विक मैयर की बजाय न्यू मैयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। न्यू मैयर क्लिक किया तो ये एक छोटा सा एडिटर मेरे सामने ओपन होगा। इसमें मुझसे रिक्वायर कर रहा है कि जो मैयर मैं बनाना चाह रहा हूँ उसका नाम क्या होगा। मैं मिसाल के तौर के ऊपर इसका नाम जो है वो SAL रख लेता हूँ। कुछ भी नाम रखा जा सकता है, सेल का कुछ मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मेरे जहन में इस वक्त SAL के नाम की एंट्री आई तो मैंने इसका नाम SAL रख दिया। अब ये किसके बराबर है? तो उसके बाद मुझे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने क्विक मैयर में वो फंक्शन डिफ़ाइन किया था जिसकी बेस के ऊपर मैंने ये मैयर डेवलप करना था, उसी तरीके से मुझे यहाँ पे वो फंक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल डेटाबेस में मौजूद हैं वो एक कॉलम की शक्ल में है, और कॉलम में मेरे पास बहुत सारी एंट्रीज़ मौजूद हैं। अगर मैं कस्टमर डीबेस को सामने रखूं तो मेरे पास हर कॉलम में 5000 एंट्रीज़ मौजूद हैं। अगर मैं एम्प्लॉयज़ डेटे का कॉलम सामने रखूं तो मेरे पास हर कॉलम में तकरीबन 800 वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो अगर मैं कोई फंक्शन हर पर्टिकुलर सेल के ऊपर, हर पर्टिकुलर रो के ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो हमें उन फंक्शंस में थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज करनी पड़ेगी? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सम का फंक्शन लिखना है, यानी उन वैल्यूज़ को ऐड करवाना है, तो मुझे SUM तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन SUM के साथ जो ही मैं X का वर्ड लिखूंगा
तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये फंक्शन जो भी इसके आगे लिखा जाएगा वो उस कॉलम के जिसको आगे मैं मेंशन करूंगा उसकी हर पर्टिकुलर एंट्री के ऊपर अलहदा अलहदा अप्लाई होगा। इससे पहले जो क्विक फंक्शन के तौर के ऊपर मैंने किया था उसमें मैंने एवरेज का वर्ड यूज़ किया था, एवरेज एक्स यूज़ नहीं किया था। एवरेज का मतलब है कि उसका पूरे कॉलम का एक आंसर होगा, जबकि एवरेज एक्स का मतलब क्या होगा कि वो हर एंट्री के ऊपर उस फंक्शन की कैलकुलेशन करेगा। सो यहाँ पे मैंने सम एक्स का लफ्ज़ यूज़ किया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी कॉलम मैं इसके आगे मेंशन करूँगा वो उसके हर एंट्री के ऊपर अलहदा अलहदा से उसको परफॉर्म करेगा। इसके ब्रैकेट ओपन किया, जो ही ब्रैकेट ओपन किया तो अब मुझे इसके सिंटेक्स के तौर के ऊपर सबसे पहले उस डेटाबेस को लिखना है जिस डेटाबेस के अंदर से मैं फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे जो डेटाबेस जो आप अभी देख भी रहे हैं, जो डेटाबेस मुझे मेंशन कर रहा है वो एम्प्लॉय डेटा है, और एम्प्लॉय डेटा की डेटाबेस मुझे उसने इस वजह से मेंशन की है क्योंकि ये फंक्शन प्राइमरीली डेवलप किया जा रहा है एम्प्लॉय डेटा के ऊपर, क्योंकि मैंने इस मैयर को डेवलप करने से पहले जिस डेटाबेस को क्लिक किया था वो एम्प्लॉय डेटा थी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा ही को हम यूज़ कर लेते हैं। ये हमने एम्प्लॉय डेटा लिख दिया, उसके बाद कॉमे का बटन प्रेस किया। अब हमने वो फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करना है कि हर वैल्यू के ऊपर क्या फंक्शन करें। फॉर एग्जांपल मैं सैलरी की हर वैल्यू को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। फंक्शन मैं दोबारा बताता हूँ, सैलरी की हर वैल्यू के लिए, ये हर वैल्यू के लिए ही मैंने यहाँ पे सम के बाद एक्स का वर्ड प्रेस किया था। अगर मैं यहाँ सम के बाद एक्स प्रेस ना करता तो ये हर वैल्यू के लिए कैलकुलेट ना होता। और अगर आप यहाँ पे गौर पे देखें स्क्रीन के ऊपर उसने सम एक्स को थोड़ा सा डिफाइन भी किया हुआ है और उसका एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बहरहाल यहाँ पे हम सैलरी का वैल्यू लिखते हैं। एक बात याद रखें, क्योंकि मैं एक कॉलम को रेफ़र कर रहा हूँ तो मुझे उस कॉलम को रेफ़र करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सैलरी का बटन प्रेस कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक अगर पावर बीआई के पुराने सिंटेक्स के ऊपर जाया जाए तो वो रिक्वायर करता है कि जो ही हम इसके किसी कॉलम का नाम लिखें उस कॉलम से पहले उसकी डेटाबेस का नाम हम ज़रूर लिखें। लेकिन आज जो लेटेस्ट पावर बीआई के फंक्शंस हैं वो इसको रिक्वायर नहीं करते। एक ऑप्शन के तौर पे तो मौजूद है। बाय द वे ये ऑप्शन उस वक्त ज़रूरी हो जाती है जबकि सैलरी के नाम का कॉलम दोनों डेटाबेसिस में मौजूद हो। फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सैलरी का कॉलम यूज़ हो रहा है क्या वो डेटाबेस नंबर 1 से आ रहा है या वो डेटाबेस नंबर 2 से आ रहा है। यहाँ पे क्योंकि सैलरी के नाम का कॉलम सिर्फ एम्प्लॉयज़ डेटा में मौजूद है, लिहाजा मुझे उसकी डेटाबेस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं एक्सप्लेन इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर आप पावर बीआई के किसी पुराने वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे उसको डेटाबेस का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। तो मैं सैलरी के हर कॉलम वैल्यू की हर एंट्री को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 0.3 के साथ, और ये मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज की ताकि ये फंक्शन जो है वो मुकम्मल हो जाए, और इसको हमने एंटर का बटन प्रेस किया, इसने वर्किंग की और ये सेल के नाम का एक वेरिएबल इसने हमारे सामने डेवलप कर दिया। बिल्कुल उसी तरह देखें इसका जो आइकॉन है वो बाकी आइकॉन की निस्बत ज़रा डिफरेंट है। एक और फंक्शन इसके ऊपर एक और एग्जांपल कर लेते हैं। थोड़ी सी एडवांस लेवल की ये एग्जांपल है कि जिसमें मैं कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ किसी मैयर को डिफ़ाइन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोनस के नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ और बोनस की वैल्यूज़ में ऐसे बनेगी कि अगर सैलरी की वैल्यू 50 से ज़्यादा हैं तो उसकी वैल्यूज़ में उसका जो रेट है उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दे, और अगर उसकी वैल्यूज़ 50 से कम हैं तो वो 0.2 से मल्टीप्लाई करे। तो यहाँ पे ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। मैंने सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट इस वजह से ली है कि आपको आसानी से समझ आ जाए। बहरहाल इफ़ कंडीशनल इससे ज़्यादा हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से हम डेटाबेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एम्प्लॉयज़ डेटा को आइडेंटिफाई कर लिया कि जो नया मैयर बनेगा उसकी प्रोप्राइटरी किस डेटा फाइल के पास होगी। न्यू मैयर को क्लिक किया, उसी तरीके से ये एडिटर ऑन होगा। हम इसका नाम रखेंगे, लेट्स से मैंने इसका नाम जो है वो
बोनस रख दिया, BN के नाम से रख दिया। अब उसके बाद इज इक्वल टू, अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मैंने सम यानी तमाम वैल्यूज़ को बाय द एंड ऑफ द डे सम करना है या उसको एवरेज करना है या कोई और इसका फंक्शन अप्लाई करना है, जिस तरह वेरिएंस हो सकता है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो लेट्स से इस वक्त मैं कहता हूं कि मैंने उसका फंक्शन एवरेज डिफाइन करना है। एवरेज जो ही मैंने यहाँ पे लिखा, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे पास दो ऑप्शन मौजूद हैं कि क्या मैं इसको एक पूरे कॉलम के लिए एक वैल्यू लेना चाहता हूँ या हर एंट्री के लिए अलहदा उसको अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे इफ़ के नाम से ही जाहिर है कि इफ़ जब तक यानी कोई कंडीशन है उसकी हर एंट्री को वो सर्टिफाई करेगा और फिर उसके बाद अप्लाई होगा। तो यहाँ पे एक सिंगल आंसर का तो सवाल पैदा नहीं होता, हमें अलहदा करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने जो फंक्शन यूज़ किया है वो एवरेज एक्स का फंक्शन यूज़ किया है, यानी एक्स हम जिस भी फंक्शन के बाद अप्लाई करेंगे उस वक़्त उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फंक्शन उस कॉलम की हर एंट्री के लिए अलहदा अप्लाई होगा। और बाय द वे ये जो डिस्टिंक्शन है ये सिर्फ मेजर्स की कैलकुलेशन के लिए है, जो बाकी कैलकुलेशन पावर BI में है जो कि हम बहुत ज़्यादा कर भी चुके हैं उसके लिए ये अप्लाई नहीं होता। एवरेज हमने लिखा, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस डेटाबेस के ऊपर हमने करना है। हम इसको एम्प्लॉयज़ डेटा के ऊपर क्लिक कर लेंगे, उसके बाद कॉमे का वर्ड, और अब हमने वो इफ़ का जो एक्सप्रेशन है वो लिखना है। इफ़ का नाम इसमें दिया, ब्रैकेट ओपन। अब हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लिखना है और क्राइटेरिया क्या है कि सैलरी की वैल्यू ग्रेटर है 50 से, तो इसके ऊपर हमने फंक्शन करना है। यहाँ पे ये बात दोबारा बता रहा हूँ कि सैलरी को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है सिर्फ इस वजह से कि सैलरी किसी एक वेरिएबल का नाम नहीं बल्कि सैलरी एक पूरे कॉलम का नाम है जिसके ऊपर वो इफ़ की स्टेटमेंट अप्लाई होगी। और यहाँ पे मैं पहली वैल्यू यानी कि अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होती है, सेटिस्फाई होती है, तो वो सैलरी को मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पे वही मैं फंक्शन अप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई कर दे 0.3 के साथ। और अगर ये फंक्शन यानी ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं होती तो लेट्स से वो सैलरी की जगह इसकी वैल्यू 0 लिख दे। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन, हाइपोथेटिकल फंक्शन था, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखें तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मैंने एवरेज एक्स का फंक्शन अप्लाई किया है कि वो हर वैल्यू के लिए अलग-अलग अप्लाई होगा, और उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया है कि किस डेटाबेस के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई होगा, और उसके बाद वो मैंने फंक्शन जो भी मैंने फंक्शन करना था, जिस तरह पहले मैंने सिंपल मल्टीप्लाई करना था तो मैंने मल्टीप्लाई का फंक्शन लिख दिया था। अब यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन लगानी है तो इफ़ कंडीशन का फंक्शन जो है वो अप्लाई कर दिया। ये मैंने एक्सप्रेशन जो कंप्लीट किया और इसको एंटर का बटन प्रेस किया तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर एक नया फंक्शन जो है, एक नया मेजर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, जो कि जिस तरह पहले मैंने आपको बताया इसका कोई कॉलम अलहदा से नहीं बनेगा, लेकिन एक रफ अमल के तौर के ऊपर ये फंक्शन मौजूद है। और जहाँ जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह रफ अमल की हमें ज़रूरत पड़ती है, हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बोनस कैलकुलेट हुआ है तो हम उस बोनस को उसकी टोटल सैलरी में ऐड करके उसकी टेक होम सैलरी ऐड कर सकते हैं, और वहाँ पे ये बिल्कुल उसके लिए एक नया मेजर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसके लिए एक नया कॉलम भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आ गई। इस सेशन में आपने देखा कि हम पावर BI की मदद से मेजर्स कैसे डेवलप करते हैं, यानी वो वेरिएबल जिनका एक्चुअल एनालिसिस में हमें डायरेक्टली कोई यूज़ नज़र नहीं आता, कोई यूज़ होता भी नहीं है, लेकिन रफ अमल के तौर के ऊपर हम उनको परफॉर्म करते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो मेजर्स हैं ये हमें किसी कॉलम में लिखे हुए अलहदा एंट्रीज़ की फॉर्म में नज़र नहीं आते, बल्कि बैक हैंड के ऊपर पावर BI की मेमोरी में महफूज होते हैं। और क्योंकि ये किसी कॉलम का हिस्सा नहीं होते, लिहाजा ये डेटाबेस में सेव भी नहीं होते, और जो ही हम अपने पावर BI के सेशन को ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे, लॉग ऑफ करेंगे, तो ये वेरिएबल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इन वेरिएबल की जो हैसियत है वो सिर्फ उस एनालिसिस की हद तक है, उससे आगे ये सेव भी नहीं होंगे और ये किसी कॉलम का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।